Hello dear student, once again I welcome you here in this channel. स्टूडेंट ये क्लास 11 एंड 12 दोनों में है इंग्लिश ग्रामर का ये सिंथेसिस जो पार्ट है, ये पार्ट थर्ड है। हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, किस प्रकार से दो या दो से अधिक वाक्य दिए रहेंगे तो उसका हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकेंगे एग्जाम में। तो जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, जा कर के चेक करें, तभी आप अच्छे से हर चीज़ों को समझ पाएंगे। जहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से किस प्रकार से दो या दो से अधिक वाक्यों को हम लोग जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और जो लोग स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली पहुँचे। यहाँ पर स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से किस प्रकार से दो वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो हम आपको बता दें कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। तो ऐसा कर्ता जो वाक्य में स्वतंत्र हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। तो उससे हम लोग उस सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, यानी कि वह जो कर्ता होगा वाक्य में फ्री रहेगा, उसका अन्य नंबर, पर्सन, जेंडर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो फ्री रहता है, ठीक है। आगे हम इसको और डिटेल में समझते हैं। देखें, इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब दो वाक्य दिए गए हों और दोनों वाक्य का सब्जेक्ट, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट डिफरेंस हो, वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, ठीक है। इसके पहले एक परफेक्ट पार्टिसिपल था जहाँ भी इसी तरह से यूज हो रहा था, लेकिन वहाँ पर सब्जेक्ट एक ही था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो जो हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल वहाँ देखे थे, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा था, तो यहाँ भी हम हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ये रूल लिखा है इसको देख लें। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस कर्ता को रखेंगे, दो वाक्य रहेंगे, दोनों वाक्यों में हम ये देखेंगे कि कौन सा काम पहले हो रहा है। जो कार्य पहले हो रहा है उसकी सब्जेक्ट कौन है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कौन है, उसको चेक करने के बाद उस सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, करेक्ट। फिर अल्प विराम दे करके सेकेंड सेंटेंस को जस का तस लिख लेंगे। वही चीज़ हमें यहाँ पर बताए हैं। और आगे जिक्र किया गया है कि यदि वाक्य में सहायक क्रिया इज, आर, एम और वाज, वेयर लग गया हो तो उसको हटा करके फिर हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े और इसको समझें। यहाँ पर देखें, हम एक एग्जाम्पल रखे हैं, द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड, विद्यालय बंद हो गया, ठीक है। तो ये दोनों वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में कहीं न कहीं एक काउजल रिलेशन होता है, एक कहीं न कहीं कारण और परिणाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दोनों वाक्यों का एक नाता होता है। यहाँ पर देखिए, घंटी बजी और स्कूल बंद हो गया, मतलब यहाँ पर जो दो बेल है यह यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने ये कह सकते हैं कर्ता है जो कि ये स्वतंत्र है, इन लोगों से इनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के बाद हम बना रहे हैं द बेल को जस का तस वहीं उतारिए। इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को उतारने के बाद इसके जस्ट बाद हम हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द बेल हैविंग रिंग, रैंग, रंग, इसका थर्ड फॉर्म रंग होता है। द बेल हैविंग रंग, द स्कूल क्लोज्ड, यानी सेकेंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इस प्रकार के कोई वाक्य दिए रहेंगे, ठीक। और इसमें सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इनका जो सब्जेक्ट है अलग है। यहाँ पर सब्जेक्ट द बेल है, यहाँ द स्कूल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें। देखें, यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि द सन सेट, द सन सेट, द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट्स। सनसेट माने सूर्य अस्त हुए, ठीक है, सूर्य अस्त हो गए
और पक्षियाँ जो है अपने घोंसलों की तरफ उड़ने लगी। द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट्स। तो यहाँ पर ये जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है सन, ठीक है, यही स्वतंत्र है इसमें, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। द सन, इसके बाद हाइविंग लगाएंगे, जस्ट हाइविंग लगाएंगे, हाइविंग सेट द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट। सेकेंड सेंटेंस वहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल चेक करते चले और सहज ही आप समझते चलेंगे। द सन रोज, देखें, द सन रोज, सूर्य उदय हुआ। द फॉग डिसअपीयर्ड, जो कोहरा था वो डिसअपीयर्ड माने गायब हो गया। तो यहाँ पर पहले कौन सा काम हुआ, पहले सूरज उगा होगा तब फॉग डिसअपीयर्ड होगा। तो जो पहले काम हो रहा है उसका जो सब्जेक्ट है यही हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, यानी इसको हम जस का तस लिखेंगे। द सन, द सन। अब रोज लग गया, इसके पहले इस मुख्य क्रिया से पहले हमें हैविंग लगाना होगा। द सन हैविंग राइज रोज राइजेन, इसका थर्ड फॉर्म होगा राइजेन। द सन हैविंग राइजेन, कामा लगाएंगे, द फॉग डिसअपीयर्ड। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड, सिपाही आए और जो भीड़ थी वह तितर बितर हो गई, डिस्पर्स्ड हो गई। सेम टू सेम, द पुलिस क्या होगा, द पुलिस के बाद हम जस्ट यहाँ लगाएंगे हैविंग अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें। द क्लाउड रेन्ड, बादल बरसे। द रिवर्स बिगन टू फ्लो, द रिवर बिगन टू फ्लो, नदी बहने शुरू हो गई। बादल बरसे, यानी यहाँ पर द क्लाउड ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा, ये कर्ता आपका हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हैविंग रेन्ड लगाएंगे। द क्लाउड हैविंग रेन्ड, कामा, द रिवर बिगन टू फ्लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें। द टीचर वॉज एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। ठीक है, शिक्षक अनुपस्थित था, लड़के कार्य नहीं किए। तो यहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंस अभी हमने पहले बताया कि यदि सहायक क्रिया लग गई तो इसको हटा करके बस बीइंग लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब न दे करके सहायक क्रिया दे दिया, वाज, वेयर या इज, आर, एम। तो द टीचर यहाँ हटाने के बाद इसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करना है, बाकी शेष चीज़ें वहीं। द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करेंगे। द मैच वाज ओवर, मैच समाप्त हुआ। और द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, जो खिलाड़ी हैं वह फील्ड को छोड़ दिए। तो यहाँ भी वाज लगाया है, यहाँ बीइंग लगाएंगे। तो देखें, द मैच बीइंग ओवर, द मैच बीइंग ओवर, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आप समझें। और अगला देखें, कंजक्शन एंड जो होता है उसके प्रयोग से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। कंजक्शन एंड के प्रयोग से, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस हम लोगों का है उसमें भी कंजक्शन एंड के प्रयोग से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट या तो अलग अलग हो सकता है या एक हो सकता है। ये कंडीशन है पहला, सब्जेक्ट अलग अलग हो पर ऑब्जेक्ट एक हो। दूसरा कंडीशन देखें, सब्जेक्ट एक हो पर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो। तो ऐसी दशा में हम एंड का प्रयोग कर देते हैं। देखें, सीता प्लेड ए मैच, सीता एक मैच खेली। और गीता प्लेड ए मैच, गीता एक मैच खेली। तो यहाँ सीता और गीता दो अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्ट देख रहे हैं मैच, मैच एक ही है। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। देखें, सीता एंड, यहाँ एंड लगा देंगे, सीता एंड गीता प्लेड ए मैच। करेक्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है, सीता के बाद एंड लगाइए, इस कंजक्शन का प्रयोग करके गीता लगाएं, नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर वही चीज़। नेक्स्ट देखें, हरी बाट अ बुक एंड हरी बाट अ पेन। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसों में देख रहे हैं सब्जेक्ट यहाँ पर एक हो गया, बट ऑब्जेक्ट ए बुक ए पेन डिफरेंस है। इनको भी एंड से इस प्रकार से जोड़ें, हरी बाट ए बुक एंड पेन, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हरी बाट ए बुक, फिर एंड लगा दीजिए कंजक्शन, एंड ए पेन। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, आई सा अ डॉग, आई सा अ कैट। दोनों का जो ऑब्जेक्ट है डिफरेंस है, बल्कि सब्जेक्ट एक है। तो इस तरह से जोड़े, आई सा अ डॉग एंड ए कैट। सो थैंक यू स्टूडेंट।